हेलो गाइस, आई एम पलक्षा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। आई होप आप सब लोग ने पहले के सब चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया रहेगा, सब समझा रहेगा सबको। एंड आज के पार्ट में ग्रेविटेशन मोस्टली हम लोग दो पार्ट्स में करने वाले। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सुपरपोजिशन थियरम, डिफरेंस आ जाता है। एंड इन सब टॉपिक्स पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया क्या रहेगा माइंड में कि हम लोग ने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, वो नीचे आके ग्रेविटी की वजह से नीचे आके पुल होता है ग्राउंड पे। एंड वहाँ पे कोलिजन होता है या बॉल जो भी ऑब्जेक्ट है वो आके रुक जाता है। बेसिकली ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया होता है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, जितना भी मैटर प्रेजेंट है, जिनके पास मास है, ऑफकोर्स मैटर है, उन सबके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। सो इधर सेंटेंस लिखा है, एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मैटर बाय अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अभी डाउट आ जाएगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो तो आके ग्राउंड पे अट्रैक्ट हो रहा है, ग्राउंड पे आके कोलाइड हो रहा है, करेक्ट। वहां पे तो हम लोग को देखने मिल रहा है। अभी आप बोल रहे हो कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा। सो हम लोग क्यों कोई ऑब्जेक्ट को जाके कोलाइड नहीं कर रहे या नहीं हो रहा है, वैसा कुछ चिपक नहीं जा रहे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, तो इन दोनों के बीच में है ना फोर्स तो रहेगा, करेक्ट। बट इन दोनों का मास बहुत ज्यादा कम होने की वजह से इनका फोर्स नेग्लिजिबल है। इनका मास कम होने की वजह से मतलब अर्थ के कंपैरिजन में इनका मास कम होता है, इसके वजह से इनका जो फोर्स रहेगा वो भी नेग्लिजिबल रहेगा। बट बॉल वाले केस में या ऑब्जेक्ट वाले केस में क्या हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका तो वहां पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो वर्क करता है, बट सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है इधर। सो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आके अट्रैक्ट करता है। अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। सो बेसिक ये बताने का यही था कि हर दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट यही एक बताना था। एंड जो मिसकंसेप्शन होता है बहुत जनों को कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो हम लोग ने ऊपर से फेंका वो नीचे आके गिरेगा, उतना ही नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, हर दो मैटर के बीच में, हर जो दो चीजों के पास मास है उनके बीच में होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इसके लिए भी बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फोर्स है तो वो आके चिपक नहीं रहे। एक पॉइंट वो हो गया एंड एक पॉइंट क्या हो गया, उनका मास अर्थ के मास से बहुत ज्यादा कम होने के वजह से भी उनका फोर्स होता है बट नेग्लिजिबल होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो इधर हम लोग आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें ये बताता है, स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विथ मास एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ मास। जो चीज मैंने अभी बताया ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली क्या, यही चीज है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यही बताता है कि हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते अप्लाई करता है जिसके पास मास है। मतलब every object with mass exerts a force of attraction on every other object with mass. So ये force का वैल्यू क्या हो जाता है, तो force का वैल्यू हो जाता है हमारा F is equal to G m1 m2 by r square, यही लिखा है। The force is proportional to the product of two masses and the inversely proportional to the square of distance between them. The formula is this, F is equal to G m1 m2 by r square. So basically तो यहाँ पे हमारे पास दो masses आ जाएंगे m1 और m2, करेक्ट। और इनके सेंटर से दोनों के डिस्टेंस हो जाता है इन दोनों के बीच का r, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इधर हम लोग को क्लियरली बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, करेक्ट। तो m1 कुछ F फोर्स m2 पर लगाएगा एंड m2 भी कुछ F फोर्स m1 पर लगाएगा, करेक्ट। सो ये जो फोर्स होगा ना इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर होगा। मतलब क्या, अभी समझो हम लोग ने जो F1 फोर्स लगाया, जो अभी समझो इधर m1 ऑब्जेक्ट ले लो फिर से एंड इधर m2 ऑब्जेक्ट ले लो, करेक्ट। अगर m1 ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे m2 पर फोर्स लगा रहा है तो वो m2 जो है वो इधर इधर नहीं लगाने वाला, इन दोनों के बीच का फोर्स है। सो m1 इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो m2 भी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये इसको बोलते हैं लाइन जॉइनिंग द वेक्टर, कि दोनों फोर्सेस ऐसे होंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो इधर जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
both the objects experience the same amount of force but in different ways. The gravitational force between two objects is equal in the magnitude and opposite in direction. So इधर हम लोग clearly देख पा रहे, ये वाला देखो, जब F12 मतलब क्या, M1 के वजह से जो 2 पे फोर्स लग रहा है उसको F12 नाम दे दिया, F21 क्या हो जाएगा, 2 वाले ऑब्जेक्ट की वजह से 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो. सो ये दोनों देखोगे तो ऐसे है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है, G m1 m2/r². इधर दोनों मासेस पर डिपेंड होता है हमारा फोर्स, इसके वजह से दोनों का जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे पे वो एग्जैक्टली सेम होगा, बट उनका डायरेक्शन जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, so the gravitational force between the two objects is equal in magnitude and opposite in direction as described by Newton's third law of motion. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, एक्शन रिएक्शन पैर. मतलब अभी दो अगर ऑब्जेक्ट्स है, ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रहा है. करेक्ट. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर इधर से एक्शन, ये फोर्स लगा रहा है, तो इधर से रिएक्शन भी आएगा अपोजिट डायरेक्शन में. करेक्ट. एंड दोनों चीजें क्या अलग अलग दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये चीज बोला था. करेक्ट, कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तो ये कुछ फोर्स लगा रहा है इस पे, तो ये भी रिएक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा है. सो वो दो जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, ये हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया था, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ उसमें बताया था. करेक्ट. सो इधर भी वही चीज हो रहा है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, so this means that if object A exerts a force on object B also exerts an equal and opposite force on object A. So इधर से हमें एक चीज मिलता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, एंड ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर पर ही रहेंगे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर मतलब अगर इधर से F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इधर से भी ये डायरेक्शन में लगेगा, इधर इधर फोर्स नहीं लगने वाला. वही तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि एक्शन ऐसे आ रहा है तो रिएक्शन भी ऐसे ही आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. और इधर से हमें एक फॉर्मूला भी मिल जाता है, F इज इक्वल टू G m1 m2/r². ये क्या फोर्स का फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग मैग्नीट्यूड ढूंढ सकते हैं, एंड डायरेक्शन उसके हिसाब से, डायरेक्शन तो हम लोग देख के करते हैं वेक्टर्स के हेल्प से. सो दैट्स इट. सो इधर G का वैल्यू, G क्या हो जाता है इधर हमारा, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं दिया रहता है. इसमें ना एक क्वेश्चन आता है इस हमारा जी का, ये निकालो अपना डायमेंशंस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट्स ही हम लोग ने सीखा था कैसे डायमेंशन निकालना है. सो ये याद रखना है एक चीज. सो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के और थोड़े से प्रॉपर्टीज और थोड़े से पॉइंट्स पढ़ते. सो हमें इधर से पता चला कि M1 ऑब्जेक्ट जो रहता है और M2 ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में ये अगर F फोर्स इस डायरेक्शन में इस पे लगा रहा है तो ये भी F फोर्स इस डायरेक्शन से इधर लगा रहेगा. दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F क्या हो जाएगा, F दोनों में सेम रहेगा बिकॉज जो हमारा F का वैल्यू है वो दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है. करेक्ट. इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा. बेसिकली ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन रिएक्शन पैर इधर बन रहा है. करेक्ट. और थोड़े पॉइंट्स पढ़ते. ये वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ हमारे पॉइंट मासेस एंड स्पेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है. ऐसा क्यों, क्योंकि इधर अगर समझो हम लोग ने एक रॉड ले लिया, करेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया और इधर एक पॉइंट मास ले लिया. करेक्ट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस और इस ऑब्जेक्ट में इधर और इधर अलग रहेगा, इधर और इधर अलग रहेगा. इसके वजह से इधर इंटीग्रेशन वगैरह करके छोटा सा पार्ट लेके उसका सम मतलब इंटीग्रेशन करके हमें फोर्स का वैल्यू मिलता है. हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है रॉड के ऊपर सेम ये वाले कंसेप्ट पे, तो वो हम लोग आगे करेंगे. बट हमें इधर सिर्फ पॉइंट मासेस एंड हमारे स्पेरिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही पूछते हैं, सिर्फ एक रॉड का आ जाता है. सो वो हम लोग देखने वाले. सो ये चीज याद रखना कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए लगेगा, पॉइंट मासेस के लिए एंड स्पेरिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए. करेक्ट. कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आए दूसरा,
तो वहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा सा मास एक लेना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर से हम लोग इंटीग्रेशन करके वी गेट द आंसर। हम लोग रॉड का आगे करेंगे तभी देख लेना एक बार। कांट बी प्रूव बट ओनली बी वेरीफाइड, इससे तो डेरिवेशन नहीं है क्योंकि इसको प्रूव नहीं कर सकते, बस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको एक बार वेरीफाई कर लिया, इसको दूसरे सब चीजों से वेरीफाई किया, बट इसको कभी भी प्रूव नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सो ये थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, करेक्ट। फोर्थ क्या आ जाता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस किया था। सो ग्रेविटेशनल, देयर आर 4 फंडामेंटल हमारा फोर्सेस एंड उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो सबसे ज्यादा वीक होता है एंड देन उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उससे काफी हद तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, सो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बोल सकते। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज द इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना। ओके, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब क्या, ये काफी बड़े डिस्टेंस तक ये फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 मीटर तक ये फोर्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग काफी लॉन्ग डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये चीज तो हमें पता है, हम लोग ने वर्क एनर्जी पावर में इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस किए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब क्या, ये इनिशियल वर्क डन और फाइनल वर्क डन पे, इनिशियल टू फाइनल मतलब वो जो पाथ फॉलो हो रहा है उस पर वो डिपेंड नहीं होगा, वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर ही डिपेंड होता है। उसको कौन से पाथ से हुआ उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ क्या लेना देना है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से लेना देना है, उसे हम बोल देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट। सो लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। सो अभी इधर हम लोग बहुत जन क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ को, करेक्ट। वहां पे हम लोग का जो चार्जेस रहता है वो तो डिपेंड करता है मीडियम पर। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, सो उसके वजह से उधर हमारे पास अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स आ जाने की वजह से चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ये इधर क्या है, ये मास, ये एक ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा मीडियम पर डिपेंडेंसी आ जाता है, पर इधर मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, तो उनके फोर्सेस पर भी कुछ इफेक्ट नहीं आता। सो इधर हम लोग को एक चीज याद रखना है कि हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी मीडियम। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये एक रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स के लिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती। सो इट इज द मेन रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इन यूनिवर्स। सो ये पॉइंट्स याद रखना, एक बार पूरा फिर से गो थ्रू करते हैं। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस एंड स्पेरिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज दूसरे इधर हमें इंटीग्रेशन वगैरह से करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखो। कांट भी, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में, अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स इनके बीच में फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, इधर फोर्स है, बट फोर्स कैसे, मास इधर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में है, इसलिए फोर्स हर पॉइंट पे डिफरेंट होता जा रहा है, इसके लिए हम लोग को इधर इंटीग्रेशन यूज करके फोर्स निकालना पड़ता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते बेसिकली। कांट बी प्रूव्ड एंड कैन ओनली बी वेरीफाइड, करेक्ट। ऑलवेज अट्रैक्टिव, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब क्या, F is directly proportional to 1/r² या इनवर्सली, F is inversely proportional to r², कुछ भी बोलो इक्वल सेम ही है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये फोर्स लग सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब क्या, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, ये पाथ क्या फॉलो किया इससे इसको कुछ लेना देना नहीं होता, करेक्ट। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, करेक्ट। रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, बिकॉज इस पर डायरेक्ट 2-3 नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए इन ये टॉपिक पर। ग्रेविटेशन इज द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन point masses only, any arbitrary shaped planets only, none of this. So gravitation is the phenomenon of interaction between
किसी भी दो चीजों के बीच का इंटरेक्शन इज ग्रेविटेशन फोर्स। ऐसा नहीं है कि पॉइंट मासेस रहेंगे तो ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या सिर्फ प्लैनेट्स हैं उनके इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं। कोई भी दो चीजों के बीच में यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स रहता ही है। सो एनी आर्बिट्री शेप्ड ऑब्जेक्ट। हाँ, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें फॉर्मूला मिलता है वो डायरेक्टली पॉइंट मासेस एंड स्पेरिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही लगता है। इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं बट थोड़ा डिफरेंट वे में, जो हम लोग आगे सीखेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, if the masses of two bodies are quadrilateral and the distance between their centers is doubled, then how many times the force of gravitation between them will be changed? अगर फर्स्ट हमारा F is equal to G m1 m2 था बाय आर स्क्वायर, फिर चेंज होके F डैश क्या हो गया, G इंटू मासेस ऑफ टू बॉडीज आर क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स 4 इंटू 4 16 टाइम्स हो गया रहेगा। अगर दोनों का समझो इधर मास सेम ले लेते, सो करेक्ट। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज डबल्ड, मतलब इधर 2r स्क्वायर करना पड़ेगा। सो क्या आ जाएगा, एफ डैश जी 16 m स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, करेक्ट। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16f। सो 16f डैश हमारा कितना, नया फोर्स कितना 16 टाइम्स ऑफ हमारा जूना फोर्स हो गया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस इज फाउंड टू बी एफ इन वैक्यूम। If the both the masses are dipped in water at same distance, then new force will be. So force does not depends on medium, does not depends on medium। किधर भी डाल दो इसको चलेगा। सो इन दोनों के बीच का उतना ही फोर्स रहेगा, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा फोर्स भी चेंज नहीं होगा। सो इक्वल टू एफ। Two properties of mass m and m are placed at distance r, two particles, sorry। The ratio of gravitational force on mass m due to mass m, मतलब इस मास m के वजह से इस पे लग रहा है F फोर्स एंड इस मास के वजह से इस पे लग रहा है F फोर्स, तो इसका रेशियो क्या है। सो इधर हमारा जो ये F है दोनों का वो इक्वल ही रहता है, जस्ट डायरेक्शन डिफरेंस आ जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल रहता है, मतलब क्या, अगर इस m वाले फोर्स के वजह से हम लोग देखेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा जी m बाय आर स्क्वायर, एंड ये F के वजह से देखेंगे तो भी फोर्स कितना लग रहा है, जी m बाय आर स्क्वायर। तो इधर हम लोग बोल सकते हैं रेशियो 1:1 ही आएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों के बीच में एक दूसरे की वजह से जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के ऊपर वो इक्वल ही रहता है, जस्ट डायरेक्शन चेंज होता है। होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, if V1, W1, W2 and W3 represents the work done in moving a particle from A to B along three different paths 1, 2 and 3 respectively as shown in the gravitational field of a point mass, find the correct relation between W1, W2 and W3। So इधर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब जो वर्क डन है वो पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, किस पे कर रहा है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एंड तीनों केसेस में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इसलिए जो वर्क डन है वो तीनों में सेम ही होगा। सो W1 इज इक्वल टू W। ये हमारा वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट है। इधर आगे जाओगे तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये सब चीजें फिर से आने वाली है। सो अगर वर्क एनर्जी पावर बैकलॉग है तो प्लीज पहले कंप्लीट कर लेना, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, two spheres of mass m and m are situated in air and the gravitational force between them is F. The source around the masses are now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force now will be medium, पर तो ये डिपेंड ही नहीं करता तो F ही रहेगा। So fourth is the correct option. So अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, दैट इज सुपरपोजिशन थियरम। तो सुपरपोजिशन थियरम बेसिकली क्या है, अभी मुझे बताओ कि m1 मास के वजह से m4 मास पे f1 जितना फोर्स, f4 जितना फोर्स लग रहा है, करेक्ट, f4 नाम दे दो। और m4 के वजह से m1 पर कितना फोर्स लग रहा है, f4 जितना, करेक्ट। m1 ऑब्जेक्ट के वजह से m3 पर कितना फोर्स लग रहा है,
F3 जितना, और M3 ऑब्जेक्ट के वजह से M1 पर कितना लग रहा है, F3 जितना। सेम गोज फॉर ईयर, M1 ऑब्जेक्ट के वजह से M2 पर कितना लग रहा है, F2 फोर्स जितना, एंड M2 ऑब्जेक्ट के वजह से M1 पर लग रहा है F2 फोर्स जितना। सो अभी इधर हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि ये जब दो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स है ना, इन दोनों के बीच का फोर्स एक दूसरे पर ही लग रहा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, इसके वजह से इस पे F3 लग रहा है, इसके वजह से इस पे F3 लग रहा है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस पे F2 लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस पे F2 लग रहा है। ये इधर ऐसा फोर्स होने की वजह से इस ये वाले फोर्स पे कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होता, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखो। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इधर लिखा है द नंबर ऑफ मासेस प्लेस्ड इन एनी रीजन, then the resultant gravitational force of any one of them is the vector sum of gravitational forces exerted by all the other point masses. So basically हम लोग को सुपरपोजिशन थियोरम में एफ नेट ढूंढने बोलते हैं। एफ नेट इज कि ये जो हमारा M1 ऑब्जेक्ट है, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो इस पे कितना F4 वेक्टर, F3 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जितना फोर्सेस लग रहा है। सो जब हमें एफ नेट पूछा है ना, तभी हम लोग को ऐसे सब फोर्सेस उसका हमारा वेक्टर एडिशन वगैरह करके हमें आंसर लाना है। बट अगर हम लोग को सिर्फ M3 के वजह से M1 पर कितना फोर्स लग रहा है पूछा है, तो ये इन दोनों फोर्सेस का कुछ भी काम नहीं है। ये चीज याद रखो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनका खुद का फोर्स है, दूसरे फोर्सेस के वजह से उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट जो M1 ऑब्जेक्ट है, इस पे पूछा हमारा एफ नेट कितना है, देन हमें पूरा जो भी फोर्सेस है उनका वेक्टोरियल एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके हमें आंसर लाना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो इधर क्या याद रखना है हमें, कि हमें अगर पूछा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन M1 ऑब्जेक्ट, या हमें पूछा है कि एफ नेट क्या होगा, देन हमें जितना भी फोर्सेस उस पर लग रहा है उसका वेक्टोरियल एडिशन करना है। बट अगर हमें पूछा होता है इधर कि M4 मास है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, देन हमें F4 जितना ही आंसर लाना है। हमें वहां पे दूसरे कोई फोर्सेस के वजह से डिपेंड नहीं, वो दूसरे किसी फोर्स पे डिपेंड नहीं होगा, वो M4 और M1 के बीच में जो फोर्स है ना, उस पे ही डिपेंड कर रहा है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, आई होप इधर सबको समझा रहेगा, वही पॉइंट्स मैंने इधर फिर से लिखा है। फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट एंड मीडियम। दूसरे इन दोनों के बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का फोर्स है, वो इन दोनों के मास पे एंड इनके बीच के डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा। ये ऑब्जेक्ट के वजह से या ये ऑब्जेक्ट के वजह से इन दोनों के फोर्स के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, ना तो इन दोनों के बीच में कुछ मीडियम रख दिया तो कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ नहीं आएगा। सो ये चीज याद रखना, फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट एंड मीडियम, बट नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग को नेट फोर्स चाहिए, तो हम लोग को जितना भी फोर्सेस उस पर लग रहा है उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। बट नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स ड्यू टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यही चीज मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है, उन दोनों के बीच में ही रहेगा, उन दूसरे कोई ऑब्जेक्ट्स के वजह से उन पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है उस पे चेक करना पड़ेगा कि सब ऑब्जेक्ट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, देन वेक्टर सम करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो अभी क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक पर। सो इधर हमें क्वेश्चन है, a large number of identical point masses are placed along x axis at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 and so on. The magnitude of gravitational force on mass एट ओरिजिन, इस मास पे, इस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के वजह से। सो इधर हम लोग लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थियोरम, एफ नेट लिख सकते हैं क्या, इस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, जी एम का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ये क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में जी एम स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 0 से 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 0 से ये वाले मास तक x इज इक्वल टू 4 मीटर तक, तो जी एम स्क्वायर बाय 0 से 4 16, 4 का स्क्वायर 16 आ जाए। तो इसको और प्लस ऐसे आगे आगे जितना x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 16, फिर ऐसे इनफाइनाइट तक है, डॉट 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 का मतलब इज इनफाइनाइट तक। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एफ नेट कैसे ढूंढ सकते हैं। सो फर्स्ट तो कॉमन निकालो, जी एम स्क्वायर सब में कॉमन है,
1 आ जाएगा, 1/1 + 4 + 1/16, फिर वैसे ही 1/64 आ जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। सो ये एक तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तो हमें इधर फॉर्मूला होता है जीपी का a/1 - कॉमन रेशियो। ए क्या होता है, जो फर्स्ट हमारा डिजिट रहेगा वो, एंड कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, अभी 1 × 1/4 करेंगे तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिल रहा है, 1/4 × 1/4 करेंगे तो हमें 1/16 थर्ड डिजिट मिल रहा है। तो इधर हमारा कॉमन रेशियो क्या हो गया, 1/4 हो गया। सो इधर जीपी लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, जीपी इज इक्वल टू a/1 - CR। इधर फर्स्ट डिजिट कौन सा है, ए, 1 ले लेते हैं जीएम स्क्वायर को, तो अभी हम लोग ने कॉमन ले लिया है तो 1 ले लो, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 1 1 × 1/4 करेंगे तो हमें 1/4 सेकेंड डिजिट मिल रहा है, 1/4 × 1/4 करेंगे तो हमें थर्ड डिजिट मिल रहा है 1/16, 1/16 × 1/4 करेंगे तो हमें फोर्थ डिजिट मिल रहा है 1/64। तो हमारा इधर कॉमन रेशियो क्या है, 1/4 है। सो इसको सॉल्व करेंगे, 1/3/4, तो 4 ऊपर जाएगा, 4/3 आ गया हमारा जीपी। मतलब अभी ये पूरे का जो कैलकुलेशन है ना, वो बेसिकली कितना आ गया, इज इक्वल टू 4/3। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू 4/3 GM, या एफ नेट इज इक्वल टू 4/3 GM स्क्वायर। सो कभी भी हम लोग का ऐसे टाइप का क्वेश्चन इधर आया है, आगे हम लोग टॉपिक्स करेंगे लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहां पे भी ये टाइप का क्वेश्चन आता है। और सेंटर ऑफ मास हम लोग ने जो 7th चैप्टर किया था उस पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। एक बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हेल्प से सॉल्व किया, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, वही ये पूरे का सम इज 4/3, करेक्ट। सो डायरेक्टली हमें एफ नेट मिल गया 4/3 GM स्क्वायर। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, 2 point masses m and 4m are separated by a distance of d on a line m and 4m, correct? A third point of mass MO is to be placed at a point on the line such that the net gravitational force on it is 0. The distance of that point from the mass M is. So mass M से कुछ x distance पे हमें m नॉट mass चाहिए जिसका F net 0 होगा, करेक्ट। तो वो कितना डिस्टेंस पे होगा ये पूछा है, तो इस m के वजह से इस पे कुछ फोर्स लग रहा रहेगा Fm, एंड इस 4m के वजह से इस पे फोर्स लग रहा रहेगा कुछ, तो कितना F4m जितना, करेक्ट। सो हम लोग इन दोनों वाले फोर्स के लिए लिख सकते हैं फर्स्ट। तो अभी हम लोग को क्लियरली बोला है कि हमारा एफ नेट जो है वो इक्वल टू 0 है। इधर हमारे पास दो फोर्सेस है, Fm प्लस F4m जितना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको माइनस कर दे इधर, तो डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा, Fm इज इक्वल टू F4m, करेक्ट। तो इन दोनों का फोर्स और इज इक्वल टू इन दोनों का फोर्स। क्लियरली हम लोग को देख के रखा है एम नॉट पर हमारा एफ नेट इज इक्वल टू 0। एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों इधर से एम जो छोटा मास है उससे एम नॉट पर जो फोर्स लग रहा है और 4m के वजह से एम नॉट पर फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा एफ नॉट इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो हम दोनों उनको इक्वल लिख दिया है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, एफ एम इन दोनों का चीज है, तो क्या आ जाएगा, जी एम नॉट बाय ये x डिस्टेंस लिया है हम लोग ने ये वाला, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी 4m m नॉट, और अभी क्या डिस्टेंस आ जाएगा, d माइनस एक्स आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर से g m नॉट कट, g m नॉट m कट, सब कट, फिर इसको अगर रूट देखो अभी क्या आ गया वैल्यूज, 1/x² इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स स्क्वायर, d माइनस होल का स्क्वायर, करेक्ट। सो इधर है ना रूट वगैरह से करना बहुत डिफिकल्ट, मतलब अभी इसको स्क्वायर को मेंटेन रखा तो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग पूरे जितना भी है इसको सबको रूट लगा देते, करेक्ट। तो हमें मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 2, एंड ये d माइनस एक्स।
सो होल का स्क्वायर रूट कर दिया तो हमें आंसर मिल गया 1/x इज इक्वल टू 2/d माइनस एक्स। तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। फिर हमें x का वैल्यू चाहिए तो ये माइनस एक्स को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स। d इज इक्वल टू हो जाएगा 3x एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा d/3। ये हमारा आ गया आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। हमें यही पूछा है द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम मास m इज। एंड अगर पूछा रहता 4m से मास चाहिए तो d माइनस एक्स करेंगे तो 2x ये आंसर आ जाता था। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ढूंढ सकते थे। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक बार फिर से करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इंटेंसिटी वाले टाइप में भी आता है। वहां पे बोलेंगे कि इंटेंसिटी 0 हो गया एट सम पॉइंट और डिस्टेंस कितना है एक मास से या दूसरे कोई मास से डिस्टेंस पूछते। सो फिर से एक बार ये क्वेश्चन समझते हैं। सो हमारे पास दो मास है m 4m, करेक्ट। सो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज d और m से x मास पर x लेंथ पर एक m नॉट मास है और इस m नॉट पर हमारा f नेट इज इक्वल टू 0 है। तो समझो इस m के वजह से F1 फोर्स लग रहा रहता है इस पे, करेक्ट। F1 इधर F1 एंड इसके और इसके बीच में अगर F2 जितना फोर्स रहता तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंस है F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते, करेक्ट। तो F1 इज इक्वल टू F2 हो जाता, करेक्ट। तो F1 का मैग्नीट्यूड कैसे g m नॉट बाय एक्स स्क्वायर g 4m m नॉट बाय d माइनस का होल का स्क्वायर, करेक्ट। सो इधर से जी एम नॉट सब कट, करेक्ट। क्या बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स का स्क्वायर, करेक्ट। सो अभी इधर होल पूरे का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो चलेगा, हाँ चलेगा। 1/x इज इक्वल टू 2/d माइनस एक्स एंड बिलीव मी इधर ऐसे ही नंबर आते हैं जिनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत रेयर केसेस होंगे जहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स नहीं दिए रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द PYQs वगैरह देखोगे तो आपको वहाँ पे एक ऐसा ही नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट निकल के कोई प्रॉपर नंबर आ रहा है। ओके, तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 2x, d इज इक्वल टू ये x इधर जाएगा 3x, x इज इक्वल टू हो गया d/3। सो C is the correct option. I hope this is very clear. Next, three particles A, B and C each of mass m are lying at the corners of an equilateral triangle of side L. If the particle A is released, keeping the particles B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration of A is। तो हमें क्या बोला है कि B एंड C पे तो पार्टिकल है, A वाले को हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो उस पर कितना एक्सेलरेशन लगने वाला है। फर्स्ट तो हम लोग को A के ऊपर F नेट कितना लग रहा है वो ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके हेल्प से F इज इक्वल टू ma, करेक्ट। F नेट इज इक्वल टू ma कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा जब F नेट बाय A कर देंगे, सॉरी F नेट बाय m कर देंगे, करेक्ट। तो फर्स्ट तो F नेट कैसे ढूंढोगे, इधर से ये वाले ऑब्जेक्ट के वजह से इधर ऐसे फोर्स लग, अभी सॉरी थोड़ा डार्क कलर लेते, बी के वजह से इस पे ऐसे फोर्स लग रहा रहेगा एंड सी के वजह से इस पे ऐसे फोर्स लग रहा रहेगा। तो हमें पता है कैसे ढूंढना है इसका रिजल्टेंट। इन दोनों के बीच में कितना 60 डिग्री का एंगल रहेगा, ये एफ फोर्स ये एफ मान लो अभी के लिए, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा एफ और एफ 60 में रहेगा। तो हमें पता है कैसे ढूंढना है, 2f cos थीटा बाय 2 कर देंगे डायरेक्ट जब मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि मास तीनों का सेम है। सो क्या आ जाता है 2 cos थीटा बाय 2, 2 इंटू हाफ 30 √3/2, तो √3 आ जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट। तो √3 हमारा एफ नेट क्या आ गया √3f। तो इधर f एक्चुअल में था क्या g m स्क्वायर बाय ये l स्क्वायर, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये एफ नेट मिल गया। अभी a इज इक्वल टू √3 g m स्क्वायर बाय l स्क्वायर इंटू m, तो ये mm कट और हमें एक्सेलरेशन मिल गया √3 g m बाय l स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, करेक्ट। Next, if three particles each of mass m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A,
The forces exerted by this system on another particle of mass m placed at the midpoint of a side and at the center of the triangle are respectively. हमें इधर दो क्वेश्चन दिया एक ही क्वेश्चन में. फर्स्ट क्या बोल रहा है हमें कि कोई भी साइड के हम लोग ने ये समझो ए बी एंड सी तीनों पे कुछ ना कुछ मास है. करेक्ट. If three particles each of mass m are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A, correct? The forces exerted by this system on another particle of mass m, कोई अलग पार्टिकल मास m का हम लोग ने मिड पॉइंट ऑफ कोई भी साइड पे रख दिया. मतलब अगर समझो इस पे हम लोग ने एक अलग सा मास रख दिया तो इस पे कितना हमारा फोर्स लग रहा है ये पूछा है. सो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा. इसके वजह से इस पे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगता रहेगा एंड इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगता रहेगा. इन दोनों का भी मास m है. इधर से डिस्टेंस a/2 आ जाएगा. करेक्ट. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या इधर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो इस साइड भी एफ फोर्स लग रहा है इस साइड भी एफ फोर्स लग रहा है. मैग्नीट्यूड सेम है तो इधर इन दोनों के वजह से हमारा इस ऑब्जेक्ट पे एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो गया. सो अभी फोर्स जो लग रहा है सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट के वजह से इस पे लग रहा है. करेक्ट. इस डायरेक्शन में तो वो कितना आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाय इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है पता है ना सबको. ये a/2 तो ये ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ हमारा a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 3a² इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस x² मान लो 3a²/4 इज इक्वल टू x². तो x आ जाएगा √3a/2. सो ये डिस्टेंस कितना आ गया √3a/2 का स्क्वायर. सो हमें मिल जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 4gm² 3a का स्क्वायर. करेक्ट. ये मिल गया फर्स्ट वाले ऑप्शन में. फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हमें. हाँ एक ही जगह पे दिख रहा है. करेक्ट. फिर भी अभी हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन चेक करेंगे. भले इधर एक ही जगह पे ऑप्शन दिख रहा है फिर भी ये वाला चीज समझा अच्छे से सबको. आई विल एक्सप्लेन वंस मोर. ओके. इधर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिनके साइड्स पे m मास है. करेक्ट. अभी एक m मास हम लोग ने एक साइड के मिड पॉइंट पे रख दिया. करेक्ट. तो अभी इस m मास के वजह से इस पे इधर फोर्स लग रहा रहेगा जो कि होगा इक्वल टू gm²/a/2 का स्क्वायर. करेक्ट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज a/2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज a/2 इन दोनों का मास इज ऑल्सो सेम. करेक्ट. तो इधर से इस ऑब्जेक्ट के वजह से इधर पे जो इधर भी उतना ही फोर्स लगेगा. मतलब इन दोनों के वजह से इस पे जो भी फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू 0 हो गया. बिकॉज इधर एक फोर्स लग रहा है इधर एक फोर्स लग रहा है तो एफ नेट इक्वल टू 0 हो गया. करेक्ट. फिर ये वाले ऑब्जेक्ट से इस वाले ऑब्जेक्ट के वजह से इस पे कुछ इधर फोर्स लगता रहेगा जिसका वैल्यू हम लोग ने ढूंढा एफ इज इक्वल टू gm². इसका m और इसका m डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें मिला क्या √3a/2 का स्क्वायर. करेक्ट. तो इससे हमें आंसर मिल गया 4gm का स्क्वायर 3a का स्क्वायर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अभी सेकेंड पार्ट करते. एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एट द सेंटर अभी जो ये हमारा मास m है ना हम लोग ने रख दिया एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पर. मतलब ये अगर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है m मास इधर है m मास इधर है इसके सेंटर पे हम लोग ने एक मास m रख दिया. करेक्ट. सो इस वाले मास m के वजह से इस पे इधर फोर्स लगेगा. ये वाले मास m के वजह से इस पे ऐसे लाइन जॉइनिंग द वेक्टर ही होता है ना इधर ऐसे इस पे ऐसे लगता रहेगा तो इस पे ऐसे लगने वाला है फोर्स. करेक्ट. इस पे ऐसे लगेगा फोर्स. सही. फिर ये वाले मास m के वजह से ये वाले इसके वजह से इस पे ऐसे फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे. सो इधर क्लियरली हम लोग को एक मिल गया जिसके हेल्प से अगर वेक्टर्स हम लोग ने किया हुआ है समझा हुआ है. सो इधर कितना है 120 डिग्री. ये कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री. ये कितना एंगल है 120 डिग्री. करेक्ट. तो ये ऐसे केस में क्या हो जाता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो f के इक्वल ही आएगा और इधर f और f इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये केस हम लोग ने पढ़ा हुआ है. हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में भी ये चीज एक सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया था. वेक्टर्स में भी ये चीज को डिस्कस किया था. तो आई होप ये सब चीजें याद रहेंगी.
सो इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं. ये देखो इधर ये चीज समझो, लाइन ज्वाइनिंग द वेक्टर पर इस वाले फोर्स के, इस वाले मास के वजह से इस पे इधर फोर्स लग रहा रहेगा, इसके वजह से इस पे इधर लग रहा रहेगा. करेक्ट. वैसे इधर भी इसके वजह से, अगर इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है. करेक्ट. आई होप ये सब चीजें अभी समझ रहा है सबको, कैसे करना है, कैसे समझना है. ओके, नेक्स्ट. सो अभी एक क्वेश्चन देखते. Two particles of equal mass m are moving around a circle of radius r due to their mutual gravitational interaction. Find the time period of each particle. So यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या करना है, इस दोनों सर्कुलर मोशन में एक मास m इधर है, एक मास m इधर है, और दोनों के बीच में 2r जितना डिस्टेंस होगा, बिकॉज इधर से रेडियस r जितना है. सही. सो अभी मुझे ये चीज बताओ, f कैसे लिखेंगे हम लोग, g, दोनों का मास सेम है तो m स्क्वायर डिवाइड बाय 2r का डिफरेंस है तो 4r स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड मुझे ये चीज बताओ, अभी ये सर्कुलर मोशन में किस रीजन के वजह से है, बिकॉज ऑफ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स. करेक्ट. तो एफ की जगह पे हम लोग एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं. सो इधर से एक आर कट, इधर से एक एम कट, तो बचा क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय 4r. सही. तो v को हम लोग ऐसे लिख सकते, ओमेगा आर लिख सकते. करेक्ट. सो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम 4r. सही. सो अभी ओमेगा इधर से हमें मिल जाएगा बहुत इजीली. कैसे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय 4r क्यूब. अभी ओमेगा हमें पता है क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई टी. तो इधर से हम लोग टाइम पीरियड को और इसका रिलेशन ला पा रहे हैं. क्या आ जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर 4r क्यूब डिवाइड बाय जी एम इज इक्वल टू टी. एंड देन सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 2 इंटू आर क्यूब. क्या आ जाएगा, एक आर आ जाएगा बाहर, दूसरा आर बाय जी एम हमारा इसमें रूट में ही रहेगा. तो हमारा आंसर क्या गया, t इज इक्वल टू 4 पाई आर रूट आर बाय जी एम. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. जस्ट यहाँ पे हमें याद क्या रखना है इस फर्स्ट चीज, कि हमारा जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे भले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो सर्कुलर मोशन किस फोर्स के वजह से कर रहा है, इधर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसके वजह से ये सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल हो रहा है. करेक्ट. तो इसलिए हमेशा वहां पे रिलेशन ढूंढने का कोशिश करने का. जब भी हमारे पास कुछ ऐसा, अभी इधर फोर्स ढूंढने बोला एंड हमें देन टाइम पीरियड के ऊपर आ गए डायरेक्टली, तो हमें इधर से क्लियरली समझना पड़ेगा कि कुछ रिलेशन होगा, इसके लिए ये चीज पूछ रहे हैं हम लोग को. तो वहां पे हमें ढूंढने का, कि ढूंढना सीखो कि कैसे रिलेशन ढूंढना है, कौन सा फोर्स इधर और लग रहा है जिसके साथ हम रिलेशन ला के हम आंसर ला सकते हो. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सो अभी आ जाते हैं हम लोग के दूसरे टॉपिक पे. तो अभी हम लोग बात करते हैं इज अबाउट दिस फोर्स बिटवीन होलो स्फीयर एंड पॉइंट मास m. करेक्ट. एक हम लोग ने होलो स्फीयर लिया एंड कुछ डिस्टेंस पे हम लोग ने मास m रखा है आउटसाइड द स्फीयर. तो इधर फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, g m1 m2 बाय दोनों के बीच के सेंटर्स का डिस्टेंस, दैट इज r स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स हमारा इक्वल टू g. ये एक स्पेरिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इधर ये चलता है हमारा, ये वाला फोर्स हम लोग डायरेक्टली इस पे लगा सकते. करेक्ट. तो क्या आ जाएगा, g, ये इसका मास कितना है m, ये वाले मास कितना है, ये छोटा m, एंड इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का कितना डिस्टेंस है, r, तो r स्क्वायर. करेक्ट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. सेकेंड केस, जब हमारा जो स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है वो उसके सरफेस पर ही है. सरफेस पर है मतलब क्या, उसके बोल सकते हैं उसके सेंटर से वो ऑब्जेक्ट उसके रेडियस के डिस्टेंस पर ही है. सो यहाँ पे हमारा f क्या आ जाएगा, g, ये इसका मास m, इसका मास छोटे का मास छोटा m, एंड डिवाइड बाय इसके सेंटर से इधर तक का कितना डिस्टेंस है, r स्क्वायर. करेक्ट. बट अभी है ना एक ऐसा अलग सा कंसेप्ट हमारा इधर आ जाता है फॉर इनसाइड रेडियस. यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर समझो हम लोग ने इधर कुछ मास m रखा है हमारा. करेक्ट.
ये अगर रेडियस हमारे सेंटर से कुछ r/2 के डिस्टेंस पर है, समझो फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। सो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाले एरिया में अभी हम लोग जो भी f निकालेंगे उसमें इसका ही मास लेंगे, करेक्ट, क्योंकि इसके सेंटर से और इसके डिस्टेंस के बीच में r/2, इस जो मेन हमारा सेंटर है और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस इज r/2, करेक्ट। और r/2 एरिया में हम लोग देख पा रहे r/2 जितना है जगह उसमें हम लोग देख पा रहे तो इतना ही मास कवर हुआ है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उसमें जो मास रहेगा इसका मास लेंगे m। बट ये एक हॉलो स्फीयर होने की वजह से इधर कोई मास ही नहीं होता, इसलिए हमारा इधर फोर्स क्या आ जाता है, इक्वल टू 0। इसमें भी देखो हम लोग ने क्या किया था, इसके सरफेस पर है ऑब्जेक्ट, करेक्ट, और इसके सरफेस पर मास है, करेक्ट। इसके लिए इधर हमारा ये m आ जाता है एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r² हो जाता है। बट इधर क्या हो जाएगा, हम लोग इधर डिस्टेंस हमारे पास r/2 है इसके सेंटर से इधर तक, बट हम लोग को ये वाला भी मास चाहिए रहेगा, इधर तो कोई मास ही नहीं है बिकॉज इट इज अ होलो स्फीयर, इसके वजह से यहाँ पे f हमारा इक्वल टू 0 हो जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेकेंड, फोर्स बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट मास m, करेक्ट। सो इधर सॉलिड स्फीयर आ जाएगा तो आउटसाइड स्फीयर सेम, इसके लिए भी आउटसाइड स्फीयर उतना ही रहेगा g, ये m, क्योंकि ये भी एक स्पेरिकली सिमेट्रिकल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका पूरा जो मास रहता है वो सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है बेसिकली ये स्फीयर में, करेक्ट। सो इसका डायरेक्टली हम लोग सेंटर टू सेंटर हम लोग डिस्टेंस लेके इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं एंड ये हमारा f इज इक्वल टू g m1m2/r² वाला फॉर्मूला इधर वैलिड है। वैलिड सब जगह होता है, बट क्या हो जाता है जहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा वहाँ पे दिक्कत होता है, करेक्ट, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। सो m/r², ये छोटा m, इधर क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू g m/रेडियस वाला r², करेक्ट। सो अभी इस वाले केस में हम लोग को पता है, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मास m है पूरा वाला, करेक्ट, इसके अंदर हम लोग ने छोटा सा मास m रख दिया ये वाला, सही। और अभी देख पा रहे हैं हम लोग कि सेंटर से इस मास तक का डिस्टेंस इज r, स्मॉल r, करेक्ट। अभी इधर तो क्या हो जाएगा, अंदर की साइड ऑब्जेक्ट रखने पर इधर तो अंदर भी मास है बिकॉज ये एक सॉलिड स्फीयर है, करेक्ट। सो इधर अंदर मास है तो ये वाला मास कितना है हमें ढूंढना पड़ेगा, ये वाला मास हम लोग बेसिकली क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि हम लोग को करेक्ट फोर्स कितना लगा है वो पता चले। अभी इधर देखो, इसके सेंटर जो हमारा स्फीयर है उसके सेंटर से r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर ही हमारा छोटा मास m है, करेक्ट। तो अभी हम लोग ने इधर भी देखा था कि ये स्मॉल जितना डिस्टेंस तक है उतने का हम लोग ने पूरा मास ले लिया। इस वाले केस में तो अलग ही चीज़ है, इस वाले केस में ये अलग ही है, बहुत r डिस्टेंस दूर है, सो तभी हम लोग ने इसका पूरा मास लिया। बट ये r डिस्टेंस इनसाइड द स्फीयर है तो उतना ही मास हम लोग लेंगे जितना इधर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में वर्क करवा रहा है, मतलब क्या ये वाला पार्ट ही सिर्फ हम लोग लेंगे फोर्स ढूंढने के लिए, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट कैसे ढूंढना है ये सबको पता ही रहेगा, अभी हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसे टाइप के। क्या आ जाता है m, इधर हमारा जो डेंसिटी रहता है वो तो कांस्टेंट रहता है, करेक्ट। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये m इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी v। सो इधर से m डैश हमें अगर ढूंढना है तो क्या, डेंसिटी 4/3 पाई, ये स्मॉल r³, करेक्ट, ये पाई हम लोग को इधर से m/v मिलता है। सो इधर ये डाल देंगे वैल्यू तो m डैश हमारा आ जाएगा m/v, मतलब 4/3 पाई, ये v कौन सा है, पूरे वाले का v है, करेक्ट। ये वाला v कौन सा था, v डैश था, सो r³ इंटू 4/3 पाई। सो जैसे 4/3 ये कट हो जाएगा और हमें m डैश का वैल्यू मिल जाएगा m r स्मॉल r³ बाय बिग r³, करेक्ट। सो अभी विद द हेल्प ऑफ ये m डैश का फॉर्मूला हम लोग f इजीली ढूंढ सकते हैं। सो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू g, ये स्मॉल m, ये m डैश। आई होप ये सबको समझ रहा है कि हम लोग ने इधर m डैश अलग से क्यों निकाला, बिकॉज उतना ही पार्ट फोर्स लगा रहा है एक्चुअल में उस छोटे मास m पर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, बाय।
आर स्क्वायर। सो हमारा आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू G स्मॉल m बड़ा वाला m R बाय R क्यूब। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो बेसिकली हमें ये वाला फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग हर जगह सॉल्व करते नहीं बैठ सकते। सो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको याद ही रखना पड़ता है, तो इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे इंटेंसिटी आ जाएगा, वहाँ पे भी ये फोर्स वाले फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इंटेंसिटी भी ढूंढ पाएंगे। सो ये चीज़ याद है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी जो मैं बता रही थी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाला, तो इधर वही क्वेश्चन है। A mass is at distance A from one end of a uniform rod of length L। ये वाले इससे इधर m डिस्टेंस a डिस्टेंस पर कुछ m मास रखा हुआ है। इस रॉड का कुछ m मास है और l लेंथ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास m ड्यू टू द रॉड। तो ड्यू टू द रॉड कितना आ जाएगा, इधर कुछ अलग रहेगा, इधर कुछ अलग रहेगा, तो कितना होगा। तो ये ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक छोटा सा मास dm ले लेंगे dx लेंथ का। करेक्ट। अभी हम लोग को ये चीज तो पता है, लीनियर मास डेंसिटी बाय एल। हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं, ये लीनियर मास डेंसिटी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा dm बाय dx। तो इसके जगह पे ये वैल्यू डाल दे, तो dm इज इक्वल टू m बाय एल dx। करेक्ट। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। अभी हम लोग इस छोटे से मास के लिए इसके साथ का फोर्स निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, dF इज इक्वल टू आ जाएगा G, ये छोटा सा मास m, इसका dm बाय हमारा x स्क्वायर। करेक्ट। अभी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर ले लो, फॉर एक्स मतलब अभी के लिए ले लो x स्क्वायर ले लो, क्योंकि इधर कुछ a डिस्टेंस है और इधर कुछ l से l प्लस a प्लस कुछ l रहेगा, सम वैल्यू ऑफ l, पूरा l नहीं रहेगा। सो इधर फॉर इजी पर्पस x ले लो, ठीक है। तो इधर ये x स्क्वायर हो गया। करेक्ट। इधर अभी ये हो गया, तो इधर dm का हम लोग जो हमारे पास वैल्यू आया वो लिख देते हैं। करेक्ट। अभी हम लोग को ये चीज पता है, हम लोग ने सिर्फ छोटे मास का वैल्यू ढूंढा एंड इधर डाला है। करेक्ट। हम लोग को इधर से लेके इधर तक पूरा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ढूंढना रहेगा। करेक्ट। तो इधर हम लोग डायरेक्टली हमारे पास जो x जो हम लोग ने माना है dx छोटा सा मास, उसको अभी सम कर देंगे, कहाँ से कहाँ, a टू, ये a डिस्टेंस है a टू a प्लस l तक। आई होप दिस, ये अगर 0 मीटर पर है तो ये a मीटर पर है, और ये क्या है, a प्लस एल मीटर तक है। करेक्ट। तो हम लोग को बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स किधर तक चाहिए, a मीटर से a प्लस एल मीटर तक हमें ढूंढना रहेगा। करेक्ट। इधर हम लोग डायरेक्टली g, ये तो कॉमन, ये सब कॉन्स्टेंट्स आ जाएगा बाहर, l बचा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये a से a प्लस एल तक, a से a प्लस एल तक, तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसको खुद से सॉल्व करना, अभी सबको इंटीग्रेशन आता है, a प्लस a प्लस एल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी बहुत जन ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं, एंड बहुत जनों को सॉल्व करना एक्चुअल में आता है। डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में यही एक क्वेश्चन आता है आके। डिपेंड्स ऑन यू, याद रखना है कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो तो वो बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी चेंज करके दिया तो आपको आ जाएगा सॉल्व करना। ओके। फर्स्ट हम लोग को ये पता है लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, m बाय एल। करेक्ट। फिर ऐसे क्वेश्चंस में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हमेशा याद रखना है कि लीनियर मास डेंसिटी, ये सब चीज़ों का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा ही। जैसे हम लोग ने किया था इस पे क्वेश्चन, हम लोग ने रोटेशनल डायनेमिक्स पे ऐसे टाइप के सेंटर ऑफ मास में किया था। करेक्ट। तो वहाँ पे हम लोग को याद रखना है, कभी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आया तो वहाँ पे हमारा शायद लीनियर मास डेंसिटी ये सब चीज़ें लग सकता है। हमेशा याद रखना है। dm इज इक्वल टू, हम लोग को पता चला फॉर स्मॉल मास हम लोग ने dm का मास ढूंढ लिया विद द हेल्प ऑफ ये रिलेशन। करेक्ट। फिर हम लोग ने df जब लिखा, df क्या हो जाएगा, gm, ये स्मॉल मास, एंड ये क्या, dm मास का हम लोग देख रहे थे, इन दोनों ये पार्ट और इस पार्ट के बीच में हम लोग ढूंढ रहे थे बेसिकली फोर्स। करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में हम लोग ने डिस्टेंस x ले लिया। फिर हम लोग ने जो हमारा dm मास है उसका वैल्यूज डाल दिया।
सो हमें मिल गया जी एम कैपिटल एम डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर एल, करेक्ट। सो अभी इधर से हमें पता चल गया जी एम, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यूज है, हमारे पास x जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, और x हम लोग ने बेसिकली क्या ये स्मॉल x जस्ट लिया था, करेक्ट। और इनके बीच में डिस्टेंस हम लोग ने x माना था। हम लोग को क्या चाहिए कि इसके वजह से इधर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है और इसके वजह से इस पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है, करेक्ट। तो वो ढूंढने के लिए हम लोग को ये जो छोटा डिस्टेंस लिया था उसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका छोटा 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 सम तो हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं। कहाँ से, a टू a प्लस एल। सो इधर से हमें आंसर मिल गया f इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M डिवाइड बाई ए प्लस एल। आई होप ये इंटीग्रेशन अभी आप खुद से कर लोगे, इतना तो हम लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अभी क्वेश्चन करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। तो क्या बोला है हमारा आर डैश क्या आ जा रहा है, चेंज क्या आ जा रहा है, 50% से आ जा रहा है, मतलब कुछ पहले आर था प्लस 50% ऑफ आर कर सकते 50/100, करेक्ट। 50/100 जितना 50% आर जितना इंक्रीज आ रहा है उसमें, तो आर प्लस आ जाएगा r/2, इसको हम लोग लिख देंगे सॉरी इसको हम लोग लिख देंगे 3r/2। या फिर हम लोग ऐसे भी पहले करते थे, पता है इंक्रीज हो रहा है 50% से, मतलब पहले कुछ 100% था, फिर 50% इंक्रीज हो, मतलब कुछ आर डिस्टेंस तो था उसको हम लोग 100% मान रहे और 50 उसमें ऐड हो रहा है 50%, करेक्ट। तो 150% जितना हमारा आर डैश हो गया, जिसको हम लोग 150/100 लिख सकते थे। एंड इधर भी वही आ जाता हमारा 3/2 ही आ जाता, 3/2 आर जितना ही आ जाता। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो हमें ये तो मिल गया कि हमारा आर डैश कितना है। तो दोनों मेथड से आपको समझा कि हमें आर डैश कैसे ढूंढना है, बहुत इजी है। जस्ट हम लोग को जो इंक्रीज आया है डिक्रीज आया है वो करना है एंड विल गेट द आंसर, करेक्ट। सो इधर से आर डैश मिला, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस हमारा फर्स्ट एफ कितना था, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जितना था, फिर एफ हमारा ये इनिशियल था, एफ फाइनल क्या हो जाएगा हमारा जी एम स्क्वायर बाय ये वाला 3r 9r² बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा इधर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/9 एफ फाइनल एफ इनिशियल जितना लिख सकते हैं। अभी आई होप आप सबको चेंज इन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी में भी ढूंढना रहेगा तो पता रहेगा, एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल डिवाइड बाय एफ इनिशियल इंटू 100, करेक्ट। तो फाइनल कितना है 4/9 एफ इनिशियल माइनस एफ इनिशियल डिवाइड बाय एफ इनिशियल इंटू 100। सो ये कितना आ जाएगा, 9 इधर जाएगा तो आ जाएगा 5, माइनस में आ जाएगा माइनस 5/9 एफ इनिशियल डिवाइड बाय एफ इनिशियल, तो इंटू 100, तो ये एफ इनिशियल तो कट हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा -5/9 इंटू 100। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ -55 पॉइंट कुछ आ जाएगा। जो इधर हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारा डिक्रीज होने वाला है फोर्स का वैल्यू, बिकॉज हमारा आर इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमारा इंक्रीज डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू हम लोग ये चीज प्रूव भी कर पा रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझो इसको। सो कभी इधर डिक्रीज रहेगा तो पहले ढूंढना है 50% जितना डिक्रीज है, मतलब क्या r/2 जितना डिक्रीज है तो r माइनस r/2 कर देंगे या 100 माइनस 50% कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 50% जितना ही अभी डिस्टेंस बाकी है उन दोनों के बीच में। एंड देन उस हिसाब से हम लोग r डैश ढूंढ के इजीली आंसर कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये r डैश पहले तो ढूंढना अच्छे से समझा रहेगा, देन तो एवरीथिंग इज इजी, ओके। नेक्स्ट, two bodies of equal masses are at some distance apart. If 20% of mass is transferred from the first body to the second body, the gravitational force between them is. So, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि दो बॉडीज है हमारे पास कुछ इक्वल मास के, एंड इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है r जितना,
बोला इफ 20%, इधर से -20% ऑफ जो वेट है वो इधर जाके +20% हो रहा है, देन इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज क्या आएगा। सो फर्स्ट तो हमें पता है F इज इक्वल टू क्या, G m² / r² था फर्स्ट, बट फिर फाइनल क्या हो गया, इधर से -20%, समझो अगर इसमें 100% जितना वेट, दोनों में 100% रहेगा बिकॉज दोनों इक्वल मासेस पे थे, करेक्ट। तो इधर से -20 हो गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 80% ऑफ वेट, 80% बाय 100 कर दो, एंड इधर लिख सकते हैं 120% ऑफ वेट लिख सकते हैं बाय r², सही। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Gm² / r² इंटू, इधर से एक जीरो कट, ये जीरो कट, क्या आ जाएगा 0.8 इंटू, हम लोग को इन टर्म्स ऑफ यही चाहिए, परसेंट ही चाहिए, तो इधर 8 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 लिख सकते। सो 8 इंटू 12 कितना आ जाता है 96/100 इंटू हमारा ये क्या है Gm² इनिशियल जो था। सो इधर F फाइनल हमारा क्या हो गया 96% ऑफ इनिशियल एफ, करेक्ट। मतलब अगर स्टार्टिंग में क्या था 100%, दोनों सेम था, बट सेकेंड जब हम लोग का मास ट्रांसफर वगैरह हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि 96% जो एफ था, मतलब जो एफ है उसका 96% बेसिकली हमारा नया एफ फाइनल है। सो बेसिकली इधर क्या हुआ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 4% बोल सकते। स्टार्टिंग में क्या था एफ फाइनल जितना था उतना ही एफ था, फिर जब मास ट्रांसफर हुआ तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 96% जितना ही हमारे पास जो एक्चुअल इनिशियल एफ था ना, फोर्स था, उतना ही है 96% जितना ही। मतलब इधर बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ है, एफ फाइनल का वैल्यू है, वो 4% से डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ मास ट्रांसफर, करेक्ट बोल सकते हैं ये चीज। सो इधर हमारा इधर डिक्रीजेस बाय 4% इज द करेक्ट ऑप्शन। इधर देखो हम लोग को 96% नहीं देके रखा, हमें थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में देके रखा है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। सो इधर इंक्रीज तो नहीं हो रहा, क्लियरली कम हुआ है 96%, 100 से कम है। सो कितना डिक्रीज हुआ है 4% से कम हुआ है जो एक्चुअल एफ था उससे। सो यहाँ पे हम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if distance is increased by 300% then find the percent change। तो r डैश कैसे ढूंढते हैं 100 + 300%, सो 400% जितना हमारा r डैश आ गया, करेक्ट। देन हम लोग f फाइनल ढूंढेंगे डायरेक्टली। f इनिशियल क्या था, f इनिशियल अगर समझो हमारा Gm² / r² था फॉर 100%, अगर समझा इधर डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ताकि हम लोग को डायरेक्टली r डैश का वैल्यू मिले इक्वल टू 4, करेक्ट। तो इधर क्या था Gm² 16r²। सो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो लगाओ, डेल्टा एफ का क्या आ जाता है एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल डिवाइड बाय हमारा एफ इनिशियल, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इनटू 100 कर देना है तो यू विल गेट द आंसर। तो ये भी खुद से कर लेना। नेक्स्ट, सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। द मास इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। How are m1 and m2 related to that the force of gravitational attraction between these two parts is maximum। हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक मास m है, ग्रेटर मास, इसको हम लोग ने तोड़ दिया m1 और m2 में, एंड अभी हमें पूछ रहे हैं कि इन दोनों का मास का रिलेशन क्या होना चाहिए जिधर हमें मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, करेक्ट। तो अज्यूम करते इधर इधर इसको अज्यूम करते एज इसको हम लोग ले लेते 6 kgs जितना, करेक्ट। सो 6 kgs बनने के लिए क्या 5 + 5 kg + 1 kg होगा। तो इसका फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स का फार्मूला डालो तो G m1 इंटू m2 5 आ जाएगा, 5g/r², करेक्ट। सेकेंड केस क्या आ जाएगा 4 kgs और 2 kgs बेसिकली, करेक्ट। तो ये कितना आ रहा है 4 इंटू 2 इज 8g/r²। इसका थर्ड केस क्या आ जाएगा 3 kgs और 3 kgs। सो इधर हमारा f कितना आ रहा है इक्वल टू 9g/r²। इसके बाद तो फिर से इधर 2 kg और 4 kg आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, फिर से 5 और 1, तो वहाँ पे 5g आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद तो रिपीट ही होने वाला है। सो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो f इज इक्वल टू 9g/r² कौन से केस में आया, थर्ड वाले केस में। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या जब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, जब मास सेम रहेगा तभी हमें ये चीज देखने मिलने वाला है।
सो इधर हम लोग m1 प्लस m2 तो हमें पता है क्या आ जाता है हमारा टोटल मास m, करेक्ट। ये दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2m इज इक्वल टू मास m, करेक्ट। तो इधर से हमें ये रिलेशन मिल गया, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ओके, सो अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए मास m इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स m, एक मास m है जिसको स्प्लिट कर दिया m और m माइनस m, करेक्ट, विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टन डिस्टेंस। हमें पूछा क्या रेशियो बिटवीन ये स्मॉल m एंड बिगर m which maximizes the gravitational force between the parts is। so basically ये जो दो पार्ट्स रहेंगे m is equal to m minus m इक्वल जब रहेंगे तभी हमें मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है, करेक्ट। अभी ऊपर हम लोग ने चीज ये देखा, जब एक मास को हम लोग तोड़ रहे हैं और उन दोनों का जब इक्वल मास है m1 और m2 तभी हमें मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है। सो इधर भी जो इन दोनों को ये मास m को इस दोनों पार्ट्स में तोड़ा, करेक्ट। तो इन दोनों का मास जब इक्वल रहेगा तभी हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। मतलब क्या, इसको ये माइनस m को इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 2m इज इक्वल टू m, करेक्ट। और हमें रेशियो क्या चाहिए, स्मॉल m बाय कैपिटल M। सो ये इस m को इधर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, two identical spheres are placed in contact with each other. The force of gravitation between the spheres will be proportional to। So, इधर हमारे पास दो आइडेंटिकल स्पीयर्स है जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, क्लियर। सो इधर से r डिस्टेंस रहेगा इसके सेंटर से और इसके सेंटर से r, करेक्ट। सो टोटल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r जितना रहेगा, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। ये मास m है, ये भी मास m है, आइडेंटिकल है, करेक्ट। तो फोर्स क्या आ जाएगा, g m स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। सो इधर से f इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, नहीं। ऐसा क्यों, बिकॉज इधर हमारा जो m है वो क्या हो जाता है रो इंटू वॉल्यूम, मतलब रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, करेक्ट। तो हमें वो जो हमारा ये फॉर्मूला है ना, इसमें जितने भी टर्म्स में r का टर्म आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, वो पहले लिखना है एंड देन एग्जैक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढना है। होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये एक स्पीयर है, बिकॉज हमें क्लियरली दे के रखा है ये एक स्पीयर है, ना तो पॉइंट मास नहीं है, स्पीयर है। इसके लिए इधर हमारा डेंसिटी भी आएगा और वॉल्यूम भी आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये क्या आ जाएगा, g रो का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एंड r3 का स्क्वायर r6 हो जाएगा एंड 4/r स्क्वायर। तो f हमारा इधर प्रोपोर्शनल दिख रहा है r6/r स्क्वायर से, मतलब क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू r⁴। तो f इज प्रोपोर्शनल टू r⁴। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस हमें और जगह भी आते हैं जहाँ पे हमें नॉर्मल फॉर्मूले से प्रोपोर्शनैलिटी कुछ मिलता है, बट हमें कोई ऐसा इधर स्पीयर दे के रखा है, वैसा कुछ दे के रखा रहेगा तो हमें m के जगह पे क्या आ रहा है वो भी डालना है एंड हमें एग्जैक्ट रिलेशन निकालना है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सभी ये क्वेश्चन करते हैं। 3 पार्टिकल्स, 2 with masses m, ऑप्शंस का अभी के लिए छोटा कर देते हैं, 2 with masses m and 1 with mass bigger m, correct, might be arranged in any of the 4 configuration as shown below. Rank the configurations to the magnitude of the gravitational force on m least to greatest, correct। सो यहाँ पे फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग को दिख रहा है इधर ये m, इस पे ढूंढना है हमें। सो इधर से इधर क्या आ जाएगा, g m m d स्क्वायर, सेकेंड क्या आ जाएगा इधर से इधर तक, तो जी एम 4d स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता है 5g m 4d स्क्वायर जितना आ जाता है, करेक्ट। सो सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में इधर से ये वाले इसके वजह से इधर फोर्स लग रहा रहेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के वजह से इधर फोर्स लग रहा रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा जी एम एम डी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डी स्क्वायर इस डायरेक्शन में, एंड देन नेक्स्ट ये माइनस, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस ले लिया जी एम, एंड इधर पे डिस्टेंस डी स्क्वायर है तो ये एग्जैक्टली 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा लीस्ट 2 में ही होगा,
करेक्ट, तो लीस्ट वाला सिर्फ दो में इधर दो ऑप्शन है, ये दो कट हो जाएगा। करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इधर 90 डिग्री है, मतलब क्या, ये वाले फोर्स के वजह, ये वाले एम के वजह से इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगने वाला है और इस वाले एम के वजह से इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। सो जो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये एम और ये कैपिटल एम, इधर भी एम और कैपिटल एम और डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो हमें बेसिकली इधर रिजल्टेंट कितना √2f मिल जाएगा। मतलब क्या, थर्ड क्या आ गया, √2f मतलब √2g कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये चीजें हम लोग ने वेक्टर्स में पढ़ी है, दोनों साइड से मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो देन हम लोग डायरेक्टली हमारा ये रिलेशन हम लोग ने याद किया था तो वो यूज कर सकते। इधर क्या है हमारा 60 डिग्री है। करेक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, इधर भी हमारा ये मास और ये मास के बीच का रिलेशन है छोटा मास एंड बड़ा मास, इधर भी छोटा मास एंड बड़ा मास एंड इन दोनों का मास तो इक्वल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। इधर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3f आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, सो √3gmm/d²। सो अभी हम लोग को ये इन दोनों ऑप्शंस अभी ऑप्शंस में बड़ा कर देती हूँ तो इजी हो जाए समझने के लिए। करेक्ट, सो इधर ये चीज तो पता है, फर्स्ट का सेकंड सबसे लीस्ट है। करेक्ट, ये कट ही हो गया। फिर क्या है, 5/4 कितना होता है, 5/4 इज 1.2 जितना। करेक्ट, √2 कितना होता है, 1.4 जितना एंड √3 1.7 जितना होता है। करेक्ट, तो 1.2 सबसे लीस्ट रहेगा जीरो के बाद, सो 2 फिर 1, ये दोनों केसेस में 1 ही दे के रखा है। फिर 1.4 कम है तो 3 एंड देन 4, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट, बस वेक्टर्स थोड़ा बहुत पता है देन इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर वेक्टर्स नहीं पता देन क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। सो वेक्टर्स पहले नहीं समझे तो 2 घंटे का एक अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, पहले वो जाके देख लो, बिकॉज वेक्टर्स अभी आगे हर चैप्टर, आगे के अभी 3-4 चैप्टर में नहीं आएंगे, बट फिर से हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे तो उसके फर्स्ट 2 चैप्टर में फिर से वेक्टर्स आ जाता है और फिर से 4th-5th चैप्टर में वेक्टर्स आ जाता है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। करेक्ट, अभी ये क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड एम आर एंड स्मॉल एम इज एफ एज शोन इन द फिगर। तो इधर एफ कितना है हमारा, GM m/r² कितना। If sphere of radius r/2 concentric removed, concentric मतलब सेंटर वाले पार्ट से r/2 जितना रेडियस का एक स्पीयर हम लोग ने रिमूव कर दिया, तो नया फोर्स क्या है। फर्स्ट तो हम लोग ने कितना रिमूव किया वो ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट तो कितना रिमूव किया, उसके बाद कितना पार्ट बचा है, कि जितना पार्ट बचा है उसके वजह से ही फोर्स बन रहा है। करेक्ट, जो रिमूव किया उसके वजह से कुछ फोर्स पे असर नहीं हो रहा है, जो बच गया है पार्ट उसके वजह से फोर्स पे असर हो रहा है, तो हमें फर्स्ट तो वो ढूंढना पड़ेगा कि कितना पार्ट इज बच गया। करेक्ट, सो कैसे ढूंढते हैं, आई होप आप सब लोग को पता रहेगा। एफ इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, एफ डैश ले लो, GM जो रिमेनिंग है इंटू स्मॉल m एंड उनके बीच का डिस्टेंस r²। फर्स्ट तो हमें ये पता है m इज इक्वल टू 𝜌v, सो क्या आ जाता है 4/3 πr क्यूब रो इंटू, अभी हम लोग m डैश ढूंढते हैं, जो पार्ट हम लोग ने रिमूव कर दिया है। m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा v डैश, तो रो 4/3 πr, r/2 जितना रिमूव किया है तो r³/8 लिख सकते हैं, तो ये पूरा पार्ट इज इक्वल टू ये, तो हम लोग इधर m डैश इज इक्वल टू m/8 बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, पार्ट रिमूव। आई होप ये सबको याद रहेगा कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज हम लोग ने सेम टाइप का पार्ट रिमूव, पार्ट कितना बचा, ये सब चीजें हम लोग ने सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे, तो आई होप आप सब लोग को याद रहेगा, ये नया नहीं लग रहा। एंड अगर नया लग रहा है तो आपने पहले के चैप्टर्स अच्छे से नहीं किए, सो इधर मैं जस्ट एक बार सिखा रही हूँ आपको, कंप्लीट पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा रही हूँ। अगर चाहिए तो वो पहले के पार्ट्स में जाओ एंड अच्छे से समझ के आना। ओके, सो इधर ये पार्ट रिमूव है, पार्ट रिमूव कर दिया है, अभी ये रिमेनिंग पार्ट कितना है वो हमें ढूंढना है। ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है हमारा, तो क्या आ जाएगा m-m/8 कर देंगे तो हमें रिमेनिंग m रिमेनिंग मिल जाएगा। करेक्ट, तो m रिमेनिंग कितना आ गया 7m/8, इसको हम लोग m रिमेनिंग,
सो इसके फोर्स के फॉर्मूला में डाल देंगे F डैश इज इक्वल टू G m रिमेनिंग 7m/8 इंटू स्मॉल m/r²। सो ये हमारा आ गया नया फोर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमें कितना पार्ट रिमूव हुआ है, कितना पार्ट बचा है वो ढूंढने आना चाहिए। और है ना, इधर बहुत जन क्या गलती कर देते हैं, जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं ना उसका मास ढूंढ के ही फोर्स के मास में डाल देते। सो रिमूव किए हुए पार्ट की वजह से मास फोर्स नहीं होता, ये जो पार्ट बचा है हमारे पास उसके वजह से फोर्स लगता है। सो ये चीज याद रखना, गड़बड़ में मतलब गाई में ये गड़बड़ कर देते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना। ओके, सभी हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, वो एक पॉइंट का जो मास है उसका स्ट्रेंथ बताता है कि वो कितना फोर्स वो बोल रहे हैं, बेसिकली कितना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर पा रहा है। सो इधर डेफिनेशन में भी यही लिखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड at a given point in space. So gravitational force per unit mass is called as gravitational intensity. Gravitational intensity क्या होता है, gravitational force by mass, करेक्ट। सो इधर अभी इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हम लोग आज के लिए ये पार्ट आज एंड कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग मोस्टली बात करेंगे इज अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। थर्ड पार्ट में हम लोग बात करने वाले इज अबाउट एस्केप वेलोसिटी, हमारा केप्लर्स लॉ एंड हमारा जो एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, ये सैटेलाइट जब हम लोग भेजते तो वो एलिप्टिकल पाथ लेगा और ऑर्बिटल पाथ लेगा, क्या लेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनर्जी। सो वो तीन चीजें डिस्कस करने वाले। आई होप आप सब लोग का आज का लेक्चर सब समझा रहेगा अच्छे से, बिकॉज आज बेसिक था इसलिए थोड़ा सा छोटा है। नेक्स्ट टाइम से 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल का ये जो बेसिक चीजें है ना, बहुत जनों को ये भी अच्छे से नहीं आता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। आज हम लोग ने काफी क्वेश्चन किए हैं 3 टॉपिक्स पे। फर्स्ट तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन सुपरपोजिशन थियोरम एंड देन और बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चन जो 20 तो उसी फॉर्मूला पर है, बट फिर भी हम लोग सोच नहीं पाते। इसलिए आई होप आप सब लोग को आज का लेक्चर सब समझा रहेगा अच्छे से। कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बहुत जन पूछते भी है। सो बाय बाय टिल देन, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।